नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार अपना पसोसावादी तंत्र चला रही है, तानाशाही चला रही है, उसके खिलाफ एक व्यक्ति है जो लगातार महाराष्ट्र सरकार के तमाम घोटालों को जनता के सामने लाने का काम कर रहा है। और ये व्यक्ति है डॉक्टर किरीट सोमैया। इनको अगर महाराष्ट्र का डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने मनमोहन सरकार के सोनिया और राहुल के तमाम घोटाले पर्दाफाश किए थे और उनकी लड़ाई लड़ी थी, उसी तरीके से किरीट सोमैया अब उद्धव सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। रोज रोज नए खुलासे करते हैं और जो नया खुलासा अब उन्होंने किया है उसमें ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे को 6 महीने की सजा भी हो सकती है और हो सकता है कि उनकी कुर्सी भी चली जाए, क्योंकि जिस तरीके का खुलासा और जिस तरीके का प्रूफ दिए हैं डॉक्टर किरीट सोमैया ने, उसके तहत उद्धव ठाकरे ने जो इलेक्शन कमीशन में अपना एफिडेविट फाइल किया था उसमें जो जानकारियां दी थी वो झूठी थी, ऐसा दावा है डॉक्टर किरीट सोमैया का। और उन्होंने अपने दावे के साथ में वो पत्र भी दिखाए हैं, वो कागजात भी दिखाए हैं जो उन्होंने रायगढ़ जिले की जो अलीबाग तहसील है वहाँ से निकाले हैं। कोलाई गांव में एक ज़मीन का सौदा होता है, फ्लैट खरीदे जाते हैं, ज़मीन नहीं कहिए उसको, 19 घर आप कह सकते हैं, 19 फ्लैट खरीदे जाते हैं जिनका जो माप है 23,500 स्क्वायर फीट है और इनकी कीमत है 5,29,00,000 रुपए। ये फ्लैट खरीदे जाते हैं उद्धव ठाकरे के द्वारा और बेचने वाले का नाम आप सुनेंगे तो और ज़्यादा आपको आश्चर्य होगा, आपको सदमा भी लग सकता है, क्योंकि बेचने वाला था अन्वय नायक, वही अन्वय नायक जिसकी आत्महत्या के मामले में अर्नब गोस्वामी को उद्धव ठाकरे की सरकार ने फंसाने का काम किया, एक बंद केस को दोबारा खुलवाने का काम किया। और अनिल देशमुख जो गृह मंत्री है महाराष्ट्र का, उसने इस केस को बहुत ज़्यादा तेजी के साथ और बहुत ज़्यादा कानूनों का उल्लंघन करते हुए खुलवाने का काम किया था। हालांकि एक घोटाले का पहले भी पर्दाफाश किया था किरीट सोमैया ने और बताया था कि किस तरीके से अन्वय नायक के पत्नी से, अन्वय नायक से उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने एक बड़ी ज़मीन खरीदी थी जिसमें एक फार्म हाउस बना हुआ है रायगढ़ जिले में। निश्चित तौर पर उसके बाद में ये बड़ा खुलासा, और इस खुलासे में एक बड़ी बात यह है कि चूंकि ये ज़मीनें 2014 में खरीदी जा चुकी थी, उसके बावजूद उद्धव ठाकरे ने इनका उल्लेख अपने इलेक्शन के एफिडेविट में नहीं किया है। अब आपको बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन का रूल क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट क्या कहता है इस बारे में, और इसको लेकर कानूनी क्या क्या प्रावधान है, क्या सिफारिशें रही हैं। एफिडेविट में अगर आप गलत जानकारी देते हैं तो इस पर 6 महीने की सजा हो सकती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन इसके लिए ज़्यादा कड़ी सजा की मांग करता रहा है और ये कहता रहा है कि इसको इलेक्शन ऑफेंस माना जाए। और इलेक्शन ऑफेंस अगर ये मान लिया जाएगा तो सेक्शन 8A के तहत जो भी व्यक्ति इस तरीके की गलत जानकारी देगा उसकी जो सदस्यता है वो भी रद्द हो जाएगी। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर 6 महीने की भी सजा मिलती है उद्धव ठाकरे को इस झूठे एफिडेविट के ऊपर, तो निश्चित तौर पर नैतिकता का तकाजा ये रहेगा कि उद्धव ठाकरे को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और उन्हें उस विधान परिषद से भी इस्तीफा दे देना चाहिए जिसके माध्यम से वो मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने विधान परिषद में जो एफिडेविट दिया है उसमें झूठी जानकारियाँ दी हैं और उन झूठी जानकारियों में तमाम संपत्तियों की जानकारी को छुपाया गया है। इससे पहले उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के खिलाफ भी इसी तरीके के खुलासे किए थे किरीट सोमैया ने और बताया था कि उद्धव ठाकरे का बेटा आदित्य ठाकरे मंत्री पद संभालने के समय 2 कंपनियों में डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त था। और ये सीधे तौर पर जो एक कानून के तहत ये कहा गया है कि कोई भी मंत्री या जो विधायक है वो लाभ के पद पर नहीं रहना चाहिए, लेकिन आदित्य ठाकरे लाभ के पद पर थे और उन पदों से आदित्य ठाकरे ने मार्च में इस्तीफा दिया था जबकि वो मंत्री पहले ही बन चुके थे। यहाँ एक और बड़ा खुलासा किरीट सोमैया ने किया था प्रताप सरनायक को लेकर, उसके बाद में संजय राउत को लेकर बड़ा खुलासा किया और एक और जो शिवसेना का खासदार यानी MP है जो इस समय नहीं है, पूर्व MP है, उसको लेकर भी उन्होंने खुलासा किया। और इसके बाद में अब महाराष्ट्र में चर्चाएं होने लगी है और शिवसेना के लोग तंज कसते हुए कहने लगे हैं कि शायद किरीट सोमैया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की ED की जो शाखा है उसका हेड बना दिया है और उसका प्रवक्ता भी बना दिया है, क्योंकि किरीट सोमैया जिस तरीके के खुलासे करते हैं उसी पर बाद में ED उस तरीके की कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है और वो जो बताते हैं वो सारी चीजें सही पाई जाती है। इसको लेकर अब शिवसेना पूरी तरीके से सख्ती में आ गई है। शिवसेना के नेता किरीट सोमैया को पागल तक कहने लगे हैं और ये कहने लगे हैं कि इस व्यक्ति को इलाज के लिए भेजे जाने की जरूरत है
लेकिन संजय राउत तो इतने ज़्यादा सदमे में है, इतना ज़्यादा झटका संजय राउत को लगा है किरीट सोमैया के इन खुलासों और इस तरीके की लोकपाल में जो शिकायतें वो करते हैं उसके बाद में कि संजय राउत ने तो किरीट सोमैया को पहचानने से इनकार कर दिया है और वो ये कहते हुए सार्वजनिक तौर पर टीवी चैनलों पर पकड़े गए कि किरीट सोमैया कौन है मैं नहीं जानता। यानी कि जिस किरीट सोमैया के साथ वो संसद भवन में रह चुके हैं, पार्टी में रह चुके हैं, गठबंधन में रह चुके हैं, उन्हीं डॉक्टर किरीट सोमैया को वो नहीं जानते हैं जिन्हें मुंबई का बच्चा बच्चा जानता है। सवाल ये उठता है कि डॉक्टर किरीट सोमैया ये सारी जानकारियां उठाते कहाँ से? वो बड़ी मेहनत करते हैं, उनके पास जो दूसरे लोग कुछ इन्फॉर्मेशन भेजते हैं उसको लेकर वो आरटीआई लगाते हैं और आरटीआई के माध्यम से बाकायदा वो दस्तावेजी सबूत सामने लेकर आते हैं। एक और उन्होंने पिछले दिनों खुलासा किया था कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने और उद्धव ठाकरे ने एक एफिडेविट में दो जमीनों को एक ही सीरियल नंबर से दिखाकर एक जमीन को छुपाने की कोशिश की थी और ये भी सीधे तौर पर फॉल्स एफिडेविट की जानकारी था। इस पर भी 6 महीने की सजा सीधे तौर पर अट्रैक्ट होती है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि डॉक्टर किरीट सोमैया के इतने बड़े खुलासे के बाद में उद्धव ठाकरे क्या जवाब देते हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी खुलासे डॉक्टर किरीट सोमैया ने किए हैं उनमें से किसी का भी सही जवाब शिवसेना के किसी प्रवक्ता के देने की हिम्मत नहीं हुई है और ना ही किसी दूसरे नेता की हुई है, ना उपनेता की हुई है, ना खासदार की हुई है और ना आमदार की हुई है। इसके बाद जिस तरीके की बातें किरीट सोमैया के बारे में शिवसेना के लोग करते नजर आते हैं उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा खतरा उत्पन्न हो गया है और इसको लेकर महाराष्ट्र के जो लोग हैं जो भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं उनकी मांग ये है कि किरीट सोमैया को कड़ी सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने उद्धव ठाकरे को लेकर की है वो वहीं रायगढ़ में जाकर की, कोलाई गाँव में जाकर की, जहाँ पर ये 19 फ्लैट हैं और जिनकी कीमत 5.5 करोड़ रुपए थी 2014-15 में। आज की डेट में इनकी कीमत क्या होगी, क्योंकि इनका जो एरिया है बहुत ज़्यादा है, ये 23,500 स्क्वायर फीट का एरिया है और इतना बड़े एरिया, इतने बड़े घरों के बावजूद उद्धव ठाकरे अगर जानकारियां छुपाते हैं और वो ये सोचते हैं कि चूंकि वो शिवसेना प्रमुख है इसलिए किसी को ये जानकारियां मिल नहीं पाएंगी, निश्चित तौर पर वो भूल गए हैं कि देश में आरटीआई का कानून भी चलता है, देश में सोशल मीडिया भी है और देश में तमाम दूसरे तंत्र हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो गए हैं, जिसकी वजह से अब कोई भी व्यक्ति ऐसी चीज़ों को छुपा नहीं सकता है। और जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने एक गुजारिश की थी, सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहा था कि चूंकि अभी तक जो कानून है उसमें एफिडेविट में गलत जानकारियां देने पर केवल 6 महीने की सजा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सरकार इस पर ऐसा कानून बनाए जिससे इस तरीके की गलत जानकारियों को देने वाले को हम इलेक्शन ऑफेंस में डाल सकें और उसके तहत 2 साल की कम से कम सजा होगी और उसके बाद उसकी सदस्यता भी चली जाएगी। देखा जाए तो कानूनन अभी इस मामले में उद्धव ठाकरे की सदस्यता नहीं जा सकती है, लेकिन चूंकि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री और एक पार्टी के हेड होने के नाते, बाला साहब ठाकरे के बेटे होने के नाते उन पर यह नैतिक दायित्व आ जाता है कि अगर ये बात सच है तो निश्चित तौर पर उन्होंने झूठ बोला है, झूठी जानकारियां दी हैं, अपनी संपत्ति को छुपाने का काम किया है। जैसा कि किरीट सोमैया ने एक जवाब दिया था जब शिवसेना की तरफ से कहा गया था, संजय राउत की तरफ से, कि अगर मोदी सरकार की नीतियां ऐसी ही चलती रही तो भारत के भी रूस की तरह कई टुकड़े हो जाएंगे। तो किरीट सोमैया ने कहा था कि भारत के टुकड़े तो नहीं होंगे, लेकिन निश्चित तौर पर शिवसेना और ठाकरे परिवार के कई टुकड़े हो सकते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ इतने सारे सबूत हमारे पास है और उन सबूतों को हम जनता की अदालत में रखते रहेंगे। किरीट सोमैया वही काम कर रहे हैं कि जो काम पुलिस नहीं कर पा रही है या प्रशासन नहीं कर पा रहा है, वो सारे सबूतों को लाकर जनता के सामने रखते जा रहे हैं और कच्चा चिट्ठा खोलते जा रहे हैं उद्धव ठाकरे का, संजय राउत का, उनके परिवार का, उनके तमाम जो आमदार खासदार हैं, चाहे प्रताप सरनायक हो या फिर संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत हो, इनके लेकर जो खुलासे अब तक हुए उसके बाद शिवसेना के पास नैतिक कोई आधार नहीं है सत्ता में बने रहने का, क्योंकि इतने सारे घोटाले बाहर आ जाने के बाद, इतने सारे झूठ बाहर आ जाने के बाद भी अगर उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि वो नैतिकतापूर्ण शासन चला रहे हैं, वो संवैधानिक शासन चला रहे हैं, निश्चित तौर पर यह गलत है। खुद उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से अपनी संपत्तियों को छुपाया है, उससे पहले उनका बेटा पद पर था, लाभ के पद पर था, उसके बावजूद उसको मंत्री बनाया गया और जब ये बात उठी तब उसने मार्च में इस्तीफा दिया।
अन्वय नायक, जिसकी आत्महत्या के मामले में अर्नब गोस्वामी को फंसाया गया, या अर्नब गोस्वामी को फंसाने की जो कोशिशें हो रही हैं, जिसको लेकर अर्नब गोस्वामी को हाई कोर्ट ने जमानत भी दी थी और तमाम टिप्पणियां भी की थी, कानूनी दायरे की बात भी की थी और यह भी कहा था कि किसी भी राज्य सरकार को इस तरीके की छूट नहीं होनी चाहिए कि वो क्रिमिनल लॉ का इस्तेमाल जो नागरिक हैं उनको परेशान करने के लिए या उनसे बदला लेने के लिए करें। उसी अन्वय नायक की पत्नी से इतनी सारी जमीनें, इतनी सारी प्रॉपर्टी खरीदी जाती है उद्धव ठाकरे के परिवार के द्वारा, और वहाँ भी जिस तरीके से ये सारे के सारी चीज़ों पर पर्दा डालने की कोशिश की जाती है और ये कही जाती है कि वो ज़मीनें बहुत पहले ले ली गई थी, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी के 2 पत्रकारों को रायगढ़ में गिरफ्तार किया गया था, 4 दिन तक हिरासत में रखा गया था, उसके पीछे भी ये रायगढ़ का फार्म हाउस ही था जो अन्वय नायक की पत्नी से खरीदा गया था। निश्चित तौर पर अन्वय नायक के परिवार के साथ उद्धव ठाकरे के जो रिश्ते रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि अर्नब गोस्वामी को फंसाने के लिए पूरी की पूरी साजिश उद्धव ठाकरे के परिवार द्वारा रची गई है। और अब जब ये उद्धव ठाकरे के तमाम जो काले कारनामे हैं, तमाम जो उनकी काली करतूतें हैं जनता के सामने आ गई है, निश्चित तौर पर अब उन्हें अपने पद से इस्तीफा देकर इस पूरे मामले में अपने आप को पाक साफ, अगर वो है तो उसको पाक साफ सिद्ध करने के सबूत देने चाहिए, अन्यथा अपने पद से इस्तीफा देकर जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने इतने बड़े झूठ बोले हैं, अपनी संपत्तियों को, अपने बिजनेस को छुपाया है और सीधे तौर पर बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों से भी एक तरीके से समझौता किया है कुर्सी के लिए। ऐसी कुर्सी जिस पर शिवसेना बैठी जरूर है लेकिन उस पर नियंत्रण चलता है सोनिया और शरद पवार का, इसीलिए महाराष्ट्र के अंदर पसोठाबाद चलता है जिसमें नागरिकों का जीवन दूभर हो गया है, रिटायर्ड फौजी अफसरों को सताया जाता है, महिलाओं पर अत्याचार किए जाते हैं और जर्नलिस्ट को भी जेल में डाला जाता है। जय हिंद, जय भारत।